हेलो दोस्तों, ये है विक्टर फ्रैंकल की बेस्ट सेलिंग बुकमैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक की समरी। ये कहानी एक आम से कैदी के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छाप चुकी हैं, कई कहानियां लिखी जा चुकी है इस विषय पर। हमारी कहानी उस आम आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहां तक कि अपनी पहचान भी। और ये उसकी कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिशों में है, बावजूद उन तमाम जुल्म सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक से ज्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे। हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त दिल दोना पड़ता है। हाँ, शायद इसीलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा कुछ और मेरे बारे में जाने। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे से ज्यादा लोग ये किताब पढ़े। मैंने कैंप में साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। अपनी आजादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना, और मैं हमेशा लेइंग और खुदाई का काम करता था। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोदी। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन्स थे। इसके बदले में 12 सिगरेट्स या 12 सूप्स ले सकता था। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह मैं भी नंबर 119, 104 बनकर रह गया था। फेज, कैंप, एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडमिशन, दूसरे रूटीन और तीसरा लिबरेशन। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहां के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफर किया। कैदियों को ठूंस ठूंस कर कैरेज में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे। हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑश्विच पर आके रुकी। ऑश्विच का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चेम्बर्स। फिर जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची दीवारें और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गए। हमारे कैरेज के दरवाजे खुले। धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सिर मूंदे हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे हम एक शेड में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गए, इन्हें केपोस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहां रहकर पहले की जिंदगी से ज्यादा खुश थे। ये सारे केपोस असली गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहां लाए गए थे। हम सब यहां सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला। फिर हमें लाइन में खड़ा किया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइन बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सबकी जांच की। वो हमको लेफ्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज्यादातर लेफ्ट की तरफ रखे गए। उस एक इशारे ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो में भेजे गए हैं उनसे काम राइट लिया जाएगा, और जो लेफ्ट में
वे बीमार और बेकार हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त देखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ्ट का मतलब था मौत, और हम में से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्टेशन से क्रेमेटोरियम में ले जाया गया, जहां एक इमारत थी जिसके बड़े दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया, मगर शावर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैं एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की, जिसे लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहां से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुंच गया था, क्योंकि जर्मन्स ने उसे जिंदा ही जला डाला था उस गैस चेम्बर के अंदर। जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही उनका तरीका था और इसीलिए वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड्स अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लीनिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों के पास से गुजरे। इन कांटेदार तारों में बिजली दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारी घड़ियों और जेवरों पर थी। फिर हमें एक कंबल दिया गया जिसमें हमें अपनी सभी चीजें डालनी थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखने की गुहार की, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सबको वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगे कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी, गार्ड्स ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर शेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगे नहाने के लिए। ये गनमत थी कि स्प्रे से सच में पानी आ रहा था, न कि कोई गैस। मेरे बदन में चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नागनेपन के साथ देख रहे थे। इसके सिवा और चारा भी क्या था हमारे पास? बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बाल तक नहीं। हम नंगे गीले यूं ही खड़े थे। अब आगे क्या होगा, यही सोचते हुए। फेज 2, रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रहा। वही हमारा बिस्तर था, जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हमें 8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जद्दोजहद कर रहे थे। अगले कुछ घंटों के लिए हम दर्द से आजाद थे। हम बगैर दांत मांजे अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि बुरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। नहाने भी हमें मुश्किल से ही नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नाम तक नहीं था। सही कहता था दोस्त की इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी ख्याल हम सबके जहन में आया था। हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चेम्बर में ले जाकर जिंदा न जला दे। ऊपर से गार्ड्स अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और कब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ पता नहीं। हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर भी था जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वो हमारे ऑश्विच पहुंचने के हफ्ते भर पहले ही आया था और उसी ने हमें बताया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। यहां काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहां ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं, बहुत निराश और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चेम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मोस्लेमस कहकर बुलाते हैं।
कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सब अपनी जिंदगियों से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जिस दिन से हम कैंप में आए थे, अपने घर और परिवार वालों की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और दयावना। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम उन सब चीजों के आदी होते गए। हम इतने निराश थे जिंदगी से कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे बेहतर होते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ चेथरे थे और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए कोठरियां दी गई थी। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहां तक कि टट्टी भी। हमारी कोठरियां एक तरह नर्क से भी बदतर हालत में थी। जो नए कैदी लाए गए उनकी हालत और भी खराब थी। उनसे लैट्रिन साफ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उसके मुंह पर टट्टी मल दी जाती, और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे केपोस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट परेड्स निकाली जाती थी। उन्हें कैंप के चारों और कई कई घंटे गार्ड्स की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सजा के तौर पर बर्फ पर नंगे पैर खड़े होने का हुक्म मिला। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उसे फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रीन हो गया था। यह हर रोज की बात थी जब हम लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मरते देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगा था। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था। न कोई दर्द, न दुख, न दया और न ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम इन सब इंसानी जज्बातों को भूल चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था। ऐसा खालीपन जिसमें अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। सबको तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वो बहुत जोरों से कांप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने ही मर गए। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए का कोट झपट लेता था तो कोई उसके जूते और कोई उस कैदी का बचा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो मैं उस आदमी से बातें कर रहा था और अब उसके मरते ही वहां हड़बड़ मच गई। उसकी चीजों को हथियाने की छीन झपट चल रही थी। उस शोरगुल के बीच में भी चुपचाप अपना सूप पीता रहा। गार्ड्स हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था तो बड़ी जोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्त ही रहा था कि वहां खड़े एक गार्ड की नजर मुझ पर पड़ी। उसे न जाने क्या लगा कि उसने एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत उस जानवर जैसी लगी जो खेतों में काम करता है। मुझे एक बार सर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौकों पर मार खाने से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितना बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह की मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोंट दिया था। हमारी इंसानियत छीनकर जानवर बनाया जा रहा था। लगभग हम सभी को बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एडेमा हो गया था। हम सबके हाथ पैर बुरी तरह सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सख्त हो चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते नहीं आ पाते थे। मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ में काम करते वक्त हम नंगे पांव नहीं रह सकते थे। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ में फिसल पड़ा और पीछे के बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड एक पल की भी देरी नहीं करता था अपने राइफल के पिछले हिस्से से हमें मारने में। हमें कहा जाता कि नॉर्मल लेबर हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं। मगर क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी तरह अपने परिवार और घर के लिए नहीं तड़पते हैं और न ही उन्हें बात बात पर जानवरों की तरह पीटा जाता है। हमारी ये उदासी एक तरह से हमारा सेल्फ डिफेंस थी।
हमें सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की चाह थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहते कि चलो आज का दिन भी बीत गया। अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था तो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखता था। काम के दौरान गार्ड्स की आंख बचाकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा खाने का जिक्र किया करते। हम अक्सर आपस में रेसिपी शेयर किया करते थे। अपनी आजादी की उम्मीद दिल में लिए हम इस कैद से छूटने के बाद रीयूनियन के प्लानिंग भी करते थे। सभी लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे यहां से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारे ये खूबसूरत अपना हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर था। कभी कभी हमें चीज और मार्जरीन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेज या पतला सा जाम भी। हमारी भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्की थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चीथड़े थे। शरीर से जब सारा फैट खत्म हो जाता है तो शरीर खुद को खाने लगता है। भरपूर खुराक न मिलने पर मसल्स गायब हो जाती है। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लगता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भूखमरी से अब किसकी मौत होगी, ये हम यकीन के साथ कह सकते थे। रात को सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, मेरा ये शरीर अब बस पिंजर बनकर रह गया है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूं। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले तेज आवाज में 3 सीटियां बजाई जाती, जिनकी आवाज सुनते ही हमें उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे, काम पर जाने के लिए सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए, फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकल आते बर्फ पर मार्च करने के लिए। हर रोज रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब सायरन बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें सुबह 9:03 से 10 बजे के बीच खाना दिया जाता था। यही हमारे पूरे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब इतने भूखे होते थे कि हम में से कुछ लोग तो पलक झपकते ही पूरे खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करते था। मेरा तबादला ऑश्विट्ज से दचाऊ के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहां हल 2000 कैदी थे। जाते वक्त हमारी ट्रेन वियना से होकर गुजरी, वही शहर जहां मेरा घर था। प्रिजन 4 के अंदर हम सब कुल 50 लोग थे। हमें ठूंस कर डब्बे में भरा गया था जिसमें एक भी कैदी नहीं थी। हमसे कुछ लोग जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ पूरे सफर में खड़े रहे। उस डब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे हमें बाहर का नजारा दिख रहा था। ट्रेन की पटरियां मेरे वतन से होकर गुजरी थी और उस घर के पास से भी जहां कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नत की कि वे मुझे थोड़ी सी जगह दे दे ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं, मगर मेरी बातों और मेरे जज्बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं कुछ पल के लिए ही सही, मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी। बल्कि उनमें एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहां रह चुके हो, अच्छा फिर तो तुम पहले ही इस जगह को अच्छी तरह देख चुके होंगे। जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान। 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑश्विट्ज कैंप में टाइफस कहर फैला हुआ था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बन चुके थे। कई लोग इस बीमारी से मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर्स का इंतजाम किया गया था, मगर वहां किसी भी तरह की दवा या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया था। इसके असर से बचने के लिए मैं सोते नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चर्स तैयार करता रहता था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया था उस वक्त मैंने अपनी सभी मैन्यूस्क्रिप्ट वहां जमा करवा दी थी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा करता।
था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट जाए, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालत में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर काम के बाद अपनी कोठरी में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है, वो ये कि जो सर्वाइव कर लेते हैं वे शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहां वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलापन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा आकाश में उड़ते पंछियों की तरह आजाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा परिवार, यहां तक कि तुम्हारी पहचान भी, तो आप कैसे जिंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तो शरीर भी सूख कर कांटे होने लगता है। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। तो ऐसे जिंदगी के मायने ही क्या है? एक कैंप प्रिजनर ऐसी जिंदगी से भला क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उसके पास अब भी कुछ बचा है जो उसके जिंदा रहने की वजह बन सके? या इससे बेहतर तो वो हार मानकर जीने की आशा ही छोड़ दे। जैसा मैंने कहा कि मैं कैंप में कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं था, पर मैंने वहां रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीब से देखा था। उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बारीकी से समझा था। हमारे रोजमर्रा के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोगोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि ये प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है, जो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। कई बार जरूरत पड़ती तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आजादी की उम्मीद का चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहां से निकलकर दोबारा जिंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते थे, और अगर आजाद होने के बाद कुछ न बन सकता तो जिंदगी की नई शुरुआत करने का सपना भी हमारे मन में था। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि हम अभी जिंदा थे, हमारी सांसें सही सलामत थी, और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। एक दिन सुबह बहुत जल्द ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बाय 234, बाय 234, बाय 2 मार्च 2004, बाय 2 मार्च 2004। जो धीरे चल रहे थे उन्हें लाते पड़ रही थी। हम पानी से भरे हुए गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उस अंधेरे में चलते रहे। तभी अचानक मेरे आगे वाला आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसे देख ले? यही अच्छा होगा अगर उन्हें ये सब पता ही न चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीराने में इतनी तकलीफें झेल रहा था। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बातें करने लगा। उसके बारे में सोचते हुए मैं सवाल पूछता रहा, वो उन सवालों के जवाब देती रही। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे, गार्ड से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ख्यालों में डूबा था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू कर दिया। पीछे से गार्ड्स का चिल्लाना जारी था, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या? जनवरी। मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं, ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोवर था। फिर चाहे वो मैं पास थी या दूर,
जिंदा थी या नहीं इस बात से क्या फर्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं, उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोदर्पी का मतलब था। यह बहुत जरूरी था कि आजाद होने के बाद भी एक प्रिजनर अपने जिंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने का अर्थ समझे, चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा न बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजाड़ चुका हो और उसकी रोजी रोटी छीन गई हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये जिंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। ऑश्विट्ज से दचाओ जाते हुए हमने कुदरत को जी भर के निहारा। हमने हरे भरे पहाड़ देखे, सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरह रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए। कुदरत को इतना खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं पाया था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नजारों को देखकर बेहद खुश थे। मेरा एक साथी ने खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। फेज 3, आजादी। जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना रहम किया जाता था कि वे एक कोठरी में जाकर सारा दिन बोर्ड्स पर लेते रहते। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले ना सिर्फ घातिया दर्जे का खाना दिया जाता, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बवेरिया में बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहां मुझे 50 मरीजों से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वे सब बुखार से तप रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी। जो बहुत सीरियस होते थे, केवल उन्हें ही एस्प्रिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। मैं हर बीमार कैदी की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहां से मुझे लैंडस्केप नजर आया करता। मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, मगर मैं बाहर के नजारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म्स के साथ मिलने वाला था, जिससे हम वहां से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना खाने का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल लिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया, और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार कैदी ने पूछा, क्या तुम बाहर निकल रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन कैंप में मेरा आखिरी दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था। सारे गार्ड्स और केपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वह से निकलना था, क्योंकि वे लोग पूरे कैंप जलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने का आदेश दिया गया। हम दोनों बारी बारी से अपना रक्सैक्स ले आए। हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप के गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडा वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयां और सिगरेट्स बांटी गई। सबको वहां से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके रहे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर लें। हमारे गन शॉट्स, कैनॉन और राइफल्स की आवाजें सुनाई पड़ रही थी।
हम जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफेद झंडा फहरा दिया गया था। मेरा नंबर 119, 104 के सफर का वो आखिरी दिन था। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।